कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष की पुरजोर कोशिशों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र सबसे पहले होना चाहिए, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अब सीएम योगी के संदेश के बाद अखिलेश यादव ने एक बार फिर से जाति जनगणना के सियासी सुर छेड़ दिए हैं। उधर कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत कर रही है और राहुल गांधी कह चुके हैं कि जातिगत जनगणना को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अब एक तरफ जाति का जिक्र है, दूसरी तरफ धर्म का संदेश है। सियासत की लड़ाई फिर से जाति धर्म पर गरमाई। आज इसी पर करेंगे खास गेस्ट पैनल के साथ महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। योगी का इशारा, जाति जनगणना पर प्रहार। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। जात पात पर क्लेश, हिंदुओं को सीधा संदेश। योगी ने क्यों कहा बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं? मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना। अखिलेश का जाति पर वार, बीजेपी का धर्म युद्ध। बहुत सारे नेता खासकर दक्षिण भारत के इस बात की मांग उठाते रहे हैं लोकसभा में कि जाति जनगणना हो, और आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है। उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से, तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। सियासत की लड़ाई फिर जाति धर्म पर गरमाई। और वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस रहेगी आज की डिबेट। तो एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख देते हैं जो आज चर्चा में हम उठाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल ये कि योगी का इशारा, जाति जनगणना पर प्रहार। विपक्ष जिस जातिगत जनगणना की बात कर रहा है और बार बार कर रहा है, क्या ये बटेंगे तो कटेंगे, एक साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ये हिंदुओं को योगी का इशारा है। योगी ने क्यों कहा बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं? बांग्लादेश के बहाने से ही सही, ये संदेश क्या हिंदुओं तक पहुंचेगा? सवाल नंबर 3, अखिलेश का जातिवार, बीजेपी का धर्मयुद्ध। तो बीजेपी ने जो सबको एक साथ रहने का संदेश यहां से दिया है, जिस धर्म की बात की है, उसके सामने जातिगत जनगणना खड़ी है। तो आखिर किसकी रणनीति होगी कामयाब? चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, अशोक यादव जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, प्रोफेसर गंगा साह हमारे बीच में हैं, दलित चिंतक, और डॉक्टर परमवीर सिंह हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चर्चा की कर रहे हैं रमाकांत मिश्रा जी। पहला सवाल आपसे यही, मुख्यमंत्री ने आज साफ तौर पर कहा एक रहोगे, नेक रहोगे, सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो कटोगे। एक तरफ विपक्ष जातिगत जनगणना की बात कर रहा है, वो बार बार लोगों को याद दिला रहा है किसका कितना हक होना चाहिए, उसके लिए कदम बढ़ना चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और दूसरी तरफ आज सबको एक होने का इशारा। क्या हिंदुओं तक ये संदेश गया? रमाकांत मिश्रा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल हाँ, आ रही है। मेरा सवाल आपसे ये, हिंदुओं को गया है योगी का संदेश? क्योंकि सामने जातिगत जनगणना है। आस्था जी, बिल्कुल स्पष्ट संदेश है। अगर आप एकता के साथ रहेंगे तो निश्चित तौर पर, जिस तरह से यहाँ पर कुछ ऐसे नेता हैं, जो कुछ ऐसी पार्टियों के नेता हैं, जो उन्होंने कहा था जो बांग्लादेश में हुआ वो उत्तर प्रदेश या देश के अंदर भी हो सकता है। तो यहाँ पर योगी जी का बिल्कुल स्पष्ट संदेश है, जो अगर आप सब साथ मिलकर रहेंगे तो ऐसे बांग्लादेश जैसी नौबत नहीं आएगी, पाकिस्तान जैसी नौबत नहीं आएगी। निश्चित तौर पर अब उन्होंने जो कहा है वो सबके लिए है। ये नहीं है जो कि अगर आप हिंदू मुस्लिम धर्म में अगर बट करके या जाति में बट करके अगर अलग अलग आप रहेंगे तो निश्चित तौर पर है कि जो कहीं ना कहीं आपको कमजोर करने की कोशिश की जाएगी।
हमारा लेकिन विपक्ष इशारा तो बार बार याद दिला रहा है ना रमाकांत जी, जातिगत जनगणना की बात हो रही है, आज फिर रिपीट कर दिया राहुल गांधी ने भी और अखिलेश यादव ने भी इसको दोहरा दिया। देखिए, समय आने के साथ क्या होगा, जैसे बिहार में जैसे जातिगत जनगणना कराई, नीतीश सरकार ने कराई थी, तो उस समय में हमने पूरा सपोर्ट किया था। ऐसा नहीं है जो कि हमने उनका विरोध किया था, लेकिन जब समय आएगा तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर में भी निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जाति 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 करने वाले, आज उनकी जाति जब पूछी जाती है तो अब बस वहां पर उनको चुप हो जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है जो कि जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जातिगत आंकड़े की बात करते हैं, आज उनको भी अपनी जाति बताने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अशोक यादव जी, आज जो मैसेज हिंदुओं को लेकर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और आप लोग लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और फिर से उसको दोहरा रहे हैं, और भाजपा ये कह रही है कि बांटना का मतलब कटने जैसा है। देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ। आप तक आवाज पहुंच रही है अशोक यादव जी? चलिए, फिलहाल वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनसे जुड़ेंगे आगे। लेकिन उससे पहले प्रियंका गुप्ता जी से यही सवाल पूछ लेते हैं। प्रियंका गुप्ता जी, आपकी जातिगत जनगणना वर्सेस मुख्यमंत्री का धर्म का संदेश पूरे हिंदुओं को कि एक होना मौजूदा वक्त की जरूरत है, वरना बांग्लादेश में क्या हुआ देखिए। देखिए आस्था जी, सबसे बड़ा दुखद है कि आज भारतीय जनता पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व हमारे देश की तुलना या तो पाकिस्तान से करता है या बांग्लादेश से करता है। बड़ा दुखद है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, एक मुख्यमंत्री की जो भाषा होती है उसमें कुछ मर्यादा होती है। काट देंगे, इस तरह की भाषा कौन मुख्यमंत्री इस्तेमाल करता है, वो भी इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री जहां से प्रधानमंत्री चुनकर जाता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। हार की हताशा से इतना निराश नहीं होना चाहिए कि भाषा ही बदल जाए। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील लगाने का काम कर रहे हैं कि उनको किसान आंदोलन में कहीं लाशें दिखती हैं तो कहीं बलात्कार दिखते हैं, तो मुझे लगता है पार्टी ने खैर से किनारा। उस चीज को लेकर बीजेपी ने एक चेतावनी जारी कर दी है और सीधे कंगना रनौत के बयान को कह दिया है कि वो कोई ऑथराइज स्पोक्स पर्सन नहीं है, वो नीतिगत चीजों पर नहीं बोल सकती। आपकी सांसद हैं, आप बिना पूछे आपसे बोल रही हैं, आपके सांसद ने आपकी मटिया मेट कर दी, 400 का नारा लगा। तो बहुत से नेता मिल जाएंगे ना। अब सलमान खुर्शीद ने भी ये कह दिया था प्रियंका जी की जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। आपने भी उससे किनारा कर लिया। बीजेपी ने भी रिटर्न में दे दिया कि वो नीतिगत चीजों पर बोलने के लिए ऑथराइज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनकी खुद की मटिया मेट करने में लगे हुए हैं। 24 का चुनाव पूरा खत्म कर दिया उन्होंने। चलिए, आपके अपने नेताओं की बात आती है तो बात आप इधर से उधर ले जाना ज्यादा उचित समझते हैं। बहरहाल, दलित चिंतक हमारे बीच में प्रोफेसर गंगा साय, देश में जातिगत जनगणना के इर्द गिर्द पूरी राजनीति चल रही है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो और चाहे अब प्रदेश में जोर लगाने की बात हो। यहां एक तरफ मुख्यमंत्री सभी हिंदुओं को एक होने की हिदायत दे रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश की परिस्थिति सब देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसके जवाब में एक बार फिर से पुरजोर तरीके से जातिगत जनगणना की बात दोहराई गई। आपकी आवाज नहीं आ रही गंगा जी, शायद म्यूट है आपकी तरफ। जी, आप एक बार सवाल दोहरा देंगे? जी बिल्कुल। सवाल मेरा यही है कि एक तरफ हिंदुओं के एक होने की बात, एक तरफ धर्म की बात मुख्यमंत्री ने कही क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात हैं वहां क्या हुआ कि एक होने में ज्यादा भलाई है, तो उसके जवाब में एक बार फिर से जातिगत जनगणना की बात दोहराई गई। देखिए, दो तरह की राजनीति इस वक्त देश में है। एक तरफ है कि सामाजिक न्याय की राजनीति, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह का जजमेंट आया है और उसके बाद भी जिस तरह के हालात बनाने की कोशिश हुई है, क्योंकि सरकार एक तरफ कोर्ट में SC ST के बीच में विभाजन की पक्षधर रही है और बाहर आकर बयान देते हैं हम क्रीमिलियर के खिलाफ है, क्योंकि सारा मुद्दा सामाजिक न्याय पे केंद्रित हो रहा है। तो उसमें सरकार ये सोचती है हमेशा कि सामाजिक न्याय से हटाकर इस सारी राजनीति को धर्म और संप्रदाय पे ले आए, इसलिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं ताकि वंचितों के बीच में जो एकता निर्मित हो रही है उस एकता को कैसे तोड़ा जा सके। डॉक्टर परमवीर सिंह, यहां एकता को खंडित कौन कर रहा है, इस पर भी अब प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। आस्था जी, देखिए एक बार क्या होता है, मैं छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा, मेरी बात शायद क्लियर हो जाए उससे। एक बार क्या होता है, जंगल में इलेक्शन होता है और बंदर वहां पर चुनाव जीत जाता है, शेर चुनाव हार जाता है। तो तुरंत बाद उसके बाद एक कहानी शायद हो सकता है सुनी भी हो लोगों ने, तो एक कोई दूसरा जानवर, जंगली जानवर, बंदर एक बच्चे को उठाकर हिरन के बच्चे को ले जाता है
तो भागे भागे लोग जाते हैं बंदर के पास कि राजा जी चलिए हमारे बच्चे को बचाइए। तो बंदर पहुंचता है उठकर पेड़ के ऊपर नीचे, जहां वो जंगली जानवर बच्चे को पकड़े बैठा होता है, ऊपर नीचे, और होता कुछ नहीं है। तो बाद में परेशान होकर वो जिसका बच्चा गया होता है वो पूछता है कि राजा जी आप भाग दौड़ तो बहुत कर रहे हैं, कुछ काम तो नहीं हो रहा। बंदर जवाब देता है कि भाई तूने मुझे चुना था भाग दौड़ के लिए, काम हो ना हो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अभी इस बात को मैंने कहानी इसलिए बताई है, हुआ क्या है, कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वहां पर कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन होता है, चुनाव लड़ने वाले हैं साथ में। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है कि वो कहते हैं कि वहां पर जो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मुस्लिम गुज्जर, मुस्लिम बकरवाल, मुस्लिम पहाड़ी को दिया गया वो उसको रिवोक करेगी, जो पुरानी स्थिति लाएंगे वहां पर। कश्मीरी वाल्मीकि, हिंदू वाल्मीकि, वो अगर चाहे वो पीएचडी धारक हो लेकिन वो कश्मीर के अंदर सफाई कर्मचारी ही रहेगा, ऐसी व्यवस्था पहले वाली वापस लाई जाएगी। वही राहुल गांधी जी का जहाज लैंड होता है प्रयागराज में, वो तुरंत जाति जनगणना और सब चीजों पे बात करते हैं। यहां तक कि ये मूर्खता ही कही जाएगी, या मुझे नहीं मालूम क्या कहा जाए, मेरे शब्द हो सकता है कटु लगे, लेकिन मिस इंडिया जैसे कंपटीशन के अंदर भी वो ढूंढ रहे हैं कि कोई लड़की शेड्यूल ट्राइब से आई कि नहीं आई, दलित थी, ओबीसी थी, नहीं थी। तो अब ये मजाकिया तौर की तरफ ये घूम चुकी है, ये सामाजिक न्याय की बात नहीं रही है, अब ये वोट गैदरिंग की बात रही है। और मुझे लगता है 2024 अशोक यादव जी जुड़ गए हमारे साथ, सपा प्रवक्ता। अशोक जी, यहाँ पर ये चर्चा चल रही है कि आखिर बांट कौन रहा है। आप लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कहा एक रहने में फायदा है, संगठित रहेंगे तो बांग्लादेश में देखिए क्या हालत हुई है। आप लोगों ने उसके जवाब में एक बार फिर से जातिगत जनगणना की बात रख दी, और दलित चिंतक मान रहे हैं कि वंचित एक हो जाएं, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखिए आस्था जी, कई सवाल आपने पूछा, उस सबसे पहला सवाल का जवाब यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल संगठन आरएसएस, इसने अंग्रेजों से पेंशन के साथ साथ ज्ञान भी लिया, और वो ज्ञान ये था कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। इसी स्ट्रेटजी के तहत कभी रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट दिखा के पिछड़ों में बंटवारा करते हैं, कभी दलित समाज के आरक्षण में बंटवारे की बात करते हैं। डिवाइड एंड रूल इनका है पॉलिसी। दूसरी बात, ये पीडीए की एकता है आस्था जी, जिस एकता की वजह से आज मोदी सरकार को पिछड़ा दलित विरोधी जो लेटरल एंट्री का फैसला वापस लेना पड़ा। इसके पहले भी 2 टर्म मोदी जी की सरकार रही, लेकिन पिछड़े दलित विरोधी लेटरल एंट्री के माध्यम से कितने सेक्रेटरी बनाए, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए, डायरेक्टर्स बनाए। तो ये जब तक पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक के समाज एक नहीं होगा, तब तक इसी तरह से योगी सरकार, मोदी सरकार के द्वारा काटा जाएगा। ये इसका मूल मंत्र यही है जो माननीय योगी जी कह रहे हैं, उसका लबोलुबाब है कि पिछड़ा पीडीए जब तक यूनाइट नहीं होगा तब तक योगी और मोदी जी की सरकारों द्वारा काटा जाएगा। और इसका 2 उदाहरण मैं आपको देखिए, एक लेटरल एंट्री और दूसरा 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती। ठीक है, लेटरल एंट्री और सहायक शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती और लेटरल एंट्री। हालांकि लेटरल एंट्री को पीएम नहीं रुकवाया, पीएम ने ही उस ऐड को वापस कराया कि इस पे पहले आरक्षण सुनिश्चित करें। आस्था जी देखिए, यहाँ पर सामाजिक न्याय की बात करने वाले किस तरह से देश को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो हम लोगों ने विभाजन देखा था 15 अगस्त जो 1947 में जो विभाजन हुआ था वो हमने देखा था, और जिस तरह से आज देश को विभाजन करने के लिए जातिगत, चाहे वो धर्म के आधार पर देख लें या जाति के आधार पर देख लें, किस तरह से वित्त मंत्रालय के अंदर में, बजट के अंदर में जब हलवा सेरेमनी की बात होती है, वहां पर भी आप देखेंगे जो कैसे दलित, अनुसूचित, ऐसे इस तरह की बातें की जाती है। मिस इंडिया का आपने जैसे कॉन्सेप्ट आपने बात करी, यहां पर किस तरह से देखा जाता है जो कि यहां पर दलित है या नहीं है। मुझे लगता है जो कि इस तरह की बातें करके क्या देश को और एक पार्टियों को थोड़ा ऊपर, इससे ऊपर उठ करके सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरह की और इस तरह की राजनीति करने से मुझे नहीं लगता है जो कि किसी भी सामाजिक न्याय के लिए, वंचितों और पिछड़ों के अधिकार की बात एक तरफ, लेकिन इस मौके पर क्या कहना है, इससे नीयत झलकती है, वो मौके और वो शब्द एक तरफ। हलवा सेरेमनी में काउंट कर रहे हैं कितने ओबीसी, एससी, एसटी हैं। मिस इंडिया कंटेस्ट में काउंट कर रहे हैं कितने एससी, एसटी, ओबीसी हैं। भला बताइए कि ये सच में अगर सामाजिक न्याय की बात है तो ये इतनी हास्यास्पद तरीके से रखी जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी, परमवीर जी को एक बंदर पे कहावत है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। एक इंडिया टुडे का सर्वे आया है, उसमें निकल कर आया कि 74% लोग ये चाहते हैं देश के कि जातिगत जनगणना हो। अब वो 74% लोगों को वो ब्लेम करना, यहाँ पर बैठ के जो महानुभाव हैं जितने भी, वो ये 74% लोगों के साथ में वो विश्वासघात करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से वो अपने आप को सत्य साबित कर रहे हैं, पर वो 74% लोग यहाँ के हिंदुस्तान के गलत हैं, बाकी वो
और हकीकत ये है कि आप ये बताइए कि आपको डर किस बात का है? जातिगत जनगणना हो जाएगी, आपका क्या चला क्या जाएगा? विरोध तो कोई नहीं कर रहा है प्रियंका जी, विरोध तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने कहा कि क्या वाकई सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई गंभीर है? अब आप मिस इंडिया कंटेस्ट में देख रहे हैं ये सब, उसको कोट कर रहे हैं, मिस इंडिया ये कोई बात हुई? नहीं, अरे ये बताइए कि मिस इंडिया को अगर कोर्ट भी कर दिया, एक सामाजिक तौर पर उन्होंने कोई बात भी कर दी, तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं कि वो मिस इंडिया का कंपटीशन कराती है। परमवीर जी, इस बात को जस्टिफाई किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा। एक सेकंड रमाकांत जी, बोले परमवीर जी। अभी बात आई थी बंदर का जाने अदरक का स्वाद जी, लेकिन एक बात, जितनी भी घृणा है वो बाहर चली जाएगी। अभी देखिए, आप इन्होंने यूपीएस लागू किया, सुनिए पहले मेरी बात खत्म होने दीजिए। इन्होंने यूपीएस लागू किया। अब यूपीएस में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो 25 साल मिनिमम जो है नौकरी करेगा उसको ये दिया जाएगा। नहीं, 10 साल वालों के लिए भी प्रोविजन है, वो प्रोविजन अलग है। जो 50% वाला प्रोविजन है वो उनके लिए है जिन्होंने 25 साल सर्व किया है। क्यों किया है उन्होंने? उसका रीजन यही है कि दलितों को जो पेंशन की दलित कहां से आ गए, ये तो खुद बताना होगा ना, चूज कैंडिडेट को ही करना है। रमाकांत जी, ये इतना कंफ्यूजन क्यों है? देखिए आस्था जी, बहुत दुर्भाग्य है इस देश का, जो कि कांग्रेस ऐसी पार्टी इस तरह से, आप अगर सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अब सामाजिक न्याय के साथ आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? मुझे लगता है जो कि क्या सामान्य वर्ग से, अब सामान्य वर्ग से जो भी आने वाले व्यक्ति हैं या जो भी जनता है या देश का जो नागरिक है, क्या आपको बिल्कुल उसको असाइड करने की बात कर रहे हैं, या सामाजिक न्याय के साथ आप क्या करने की कोशिश किया जा रहा है? आप मिस इंडिया कॉन्टेस्ट हो, हलवा सेरेमनी हो, या अन्य कोई भी फंक्शन हो, अन्य कोई भी संगठन हो, हर जगह आप सामाजिक न्याय की तो बात करते हैं, लेकिन आप जिस तरह से जाति और धर्म के अंदर में आप बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आपने जैसे देखा, मणिशंकर अय्यर हो, सैम पित्रोदा हो, सलमान खुर्शीद हो, ऐसे नेता जो कांग्रेस से आते हैं, आज देश को किस तरह से विभाजनकारी मानसिकता के साथ, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान ही ये बयान दिया था कि नॉर्थ इंडियंस जो हैं वो पता नहीं कौन है, साउथ इंडियंस जो हैं वो अफ्रीकी मूल के हैं, और ईस्ट से कौन है, नॉर्थ ईस्ट से चाइनीज बता दिए, न जाने किस तरह की बातें उन्होंने की थी। ठीक है, अशोक यादव जी। जी, अभी रमाकांत जी कह रहे थे बार बार कि देश को जात के आधार पर बांटा जा रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में जात के आधार पर आरक्षण घोटाला आपने किया था ना? लेटरल एंट्री में जात के आधार पर आप पिछड़े दलितों को नहीं लेते हो, तो जात की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? आप ये बताइए, कास्ट सेंसस से आपको समस्या क्या है? कास्ट सेंसस में किसी वर्ग का कोई विरोध नहीं है, सिर्फ यही पता चलेगा जो हमारे पास साइंटिफिक और सांख्यिकी डेटा मिलेगा, और उसी डेटा के आधार पर आरक्षण मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, तमाम 2017 से पहले 2017 से पहले डेटा के आधार आप पर, एक मिनट, आपको जाति प्रक्रिया के अंदर में समस्या हो रही है। आपके भर्ती प्रक्रिया के अंदर में जो एलिजिबल भी नहीं होता था उसको भी आप भर्ती कर देते थे। आप अपनी प्रक्रिया को अपने जनता के सामने भी तो रखिए। आज सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय के साथ प्रोफेसर गंगा साय, इनका ऑडियो चला गया था, बोले गंगा साय जी, फिर मैं परमवीर जी का रुख करूंगी, बोलिए। जी बताइए। अब SC ST OBC मिस इंडिया जैसे कंटेस्ट में अगर ढूंढा जाएगा तो क्या हर जगह पे हर तबके का प्रतिनिधित्व दिखे, भारत की विविधता दिखे, सभी को अधिकार मिले, सभी को आगे बढ़ने का मौका मिले, तो इसके लिए कुछ कानूनी प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान किए गए, कुछ हमको खुद करने होंगे। किसी ने अतिरेक में इस तरह की बात कह दी तो उसके आधार बनाकर पूरे सामाजिक न्याय की अवधारणा को हम खारिज नहीं कर सकते, और सामाजिक न्याय के तहत जो भी प्रावधान हुए हैं, हमने देखा वो लड़ाई गंभीरता से लड़ी जा रही है। मेरा सवाल ये है, उस कॉन्सेप्ट को कोई खारिज नहीं कर रहा है, क्या ये लड़ाई सही जगह, सही प्लेटफॉर्म्स पर, सही तरीके से लड़ी जा रही है? हलवा सेरेमनी से आप गिनेंगे SC ST OBC, मिस इंडिया की बात करेंगे, हर लड़ाई में गंभीरता भी होती है, हर लड़ाई में कुछ उथलापन भी हो सकता है, तो उस गंभीरता को खारिज करने के लिए इस तरह के बयानों को आधार बनाएंगे तो इससे क्या होगा कि मूल भावना, जैसे अब इनको कहने का अधिकार मिल गया कि देखो हम एकता की बात कर रहे हैं, वास्तव में जिस एकता की बात कर रहे हैं ये एक जाति विशेष की एकता होती है, उसका वर्चस्व होता है, ये कभी भी सबको साथ में लेकर चलने की बात नहीं करते। अगर भारत के राष्ट्र में सभी को साथ लेकर चलेंगे तो किसको दिक्कत होगी, लेकिन सबको साथ नहीं लेकर चलना चाहते। आस्था जी, अभी बंदर की बात हुई थी, अगर बंदर के हाथ में हल्दी की गट्ठी लग जाए तो वो पंसारी नहीं बन जाता है। बात क्या है, जातीय जनगणना से कोई समस्या किसी को नहीं है, लेकिन जातीय जनगणना कितने पठान है, कितने सैयद हैं, कितने कलाल हैं, कितने पसमानदा है, यहाँ पर भी तो होनी चाहिए ना। तो अगर आपकी धारणा इधर भी होगी कि सबको गिना जाए और उनका देखा जाए किस स्थिति में खड़े हैं वहां पर,
अब तो ये जातिगत बनेगा कि सोच लिया आप जस्टिस करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप एक तरफ गिन के बांटना चाहते हैं तो ये आपकी शक का सुई घुमाता है आपकी और उधर ये। लेकिन सारी जनगणना कितने कैथोलिक हैं, कितने प्रोटेस्टेंट्स हैं, कितने सीरियन क्रिश्चियन हैं, ये गिनने की बात क्यों नहीं की जाती है? तो बात क्या है, शक यहाँ पर आता है कि ठीक है कोई समस्या नहीं है, गिनिए। और ये कास्ट सेंसस जो होते हैं लगातार, हम जब कभी भी अपने फॉर्म्स भरते हैं किसी में, जब भी हम अपने फॉर्म्स किसी सरकारी योजना के लिए भरते हैं तो हमारी एक सेकंड होती है, सामाजिक आधार पर हो, आर्थिक आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, तीनों आधार पे होनी चाहिए। और हम उस तीनों आधारों का पुरजोर समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि इसी आधार पर जातिगत जनगणना सरकार कराए। और अगर सरकार नहीं कराएगी तो आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की जरूर कराएगी, और लिख के रख लीजिए, जरूर कराएगी। मैं शर्तिया बात कहता हूं, कभी नहीं कराएगी। अभी 10 सीटों पे चुनाव होने वाला है, उपचुनाव, वहां पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट भी नहीं खड़ी करेगी, क्योंकि अखिलेश जी को नाराज करने की हिम्मत कांग्रेस अभी नहीं कर सकती है यूपी में। जाति जनगणना तो बहुत दूर की बात है। किसने फोन किया था? अखिलेश यादव जी ने फोन किया था। किसने फोन करके बताया था? आप होते कौन है बताने वाले? मेरी सीमित बुद्धि है जी, उनका अखबार आकलन है पढ़ता हूँ, प्रियंका जी, कोई बात नहीं, आप खारिज कर दीजिए इसको। उनका आकलन है, आप इसको खारिज कर दीजिए। हालांकि अभी तक सीट शेयरिंग पर आप लोगों ने तस्वीर स्पष्ट नहीं की है, बीजेपी ने स्पष्ट कर दी है तस्वीर सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन आप लोगों ने अभी स्पष्ट नहीं की है। बहरहाल ठीक है, रमाकांत जी देखिए आस्था जी, यहाँ पर जहां तक सामाजिक न्याय की या पीडीए की बात करने की, यहाँ पर मुझे लगता है समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने प्रयास जरूर किया है, लेकिन मुझे लगता है जो कि हर वर्ग के लिए इन्होंने अभी, बिल्कुल मैं इन बात से सहमत हूं, परमवीर जी की बातों से सहमत हूं। अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप जातिगत जनगणना की ही बात करते हैं, तो फिर तो हर एक में होना चाहिए। आप हिंदू को ही क्यों टारगेट करना चाहते हैं? जो आप उन्हीं को विभाजन क्यों करना चाहते हैं? आप मुस्लिम में भी करिए, आप उसमें भी जातिगत जनगणना की बात करिए। लेकिन जब आप संसद में जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जनगणना होगी तो उनमें भी होगी, हर जगह होगी। नहीं सर, लेकिन बात कहाँ कोई कर रहा है? यही बात करने की बात है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सिर्फ हिंदुओं की जातिवार जनगणना होगी, पूछ तो लीजिए विपक्ष की लिस्ट में ये है भी कि नहीं। गंगा साय जी, आपने तो बड़ी उम्मीद से कह दिया कि सिर्फ हिंदुओं की थोड़ी होगी, बाकी मुसलमानों की भी होगी, कैथलिक्स की भी होगी, या ये तो बड़े उससे आपने उम्मीद से कह दिया। आप पूछ तो लीजिए विपक्षी दल इसके लिए तैयार भी है कि नहीं, बताइए अशोक यादव जी। यहाँ तो दलित चिंतक ये मान के बैठे हैं अगर जातिगत जनगणना होगी तो सिर्फ हिंदुओं की थोड़ी होगी, बाकी लोगों की भी तो होगी। उनके यहाँ भी पता चलेगा कि मुसलमानों में सबकी होगी, जो भी भारत के नागरिक है, हर किसी का देखा जाएगा। आप कह रहे हैं आस्था जी, देखिए बड़ा हास्यास्पद सवाल रमाकांत जी ने उठाया है कि फला की होगी कि नहीं होगी। इस देश के जो भी नागरिक हैं, कोई भी अगर इस तरह का कास्ट सेंसस अगर ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो सबका होगा, उसमें कहाँ कोई दो राय है। नहीं तो आप जो समस्या है आस्था जी, अरे आप बात तो करिए। मैं बता रहा हूँ रमाकांत जी, लेट मी से रमाकांत जी, देखिए जो आज जो शिगुफा ये माननीय योगी जी के द्वारा फेंका जा रहा है आस्था जी, इसका सिर्फ लब्बो-लुबाब यही है कि जो 10 सीटों का उपचुनाव है उसमें वो बुरी तरह से चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, और वो दो तरफा चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। एक तरफ केंद्र से उनका कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरी तरफ लखनऊ में उनका कॉन्फ्लिक्ट है। इन्हीं दोनों कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए वो कभी कांवड़ यात्रा के एक सहारा खोजते हैं या ऑक्सीजन खोजते हैं, कांवड़ यात्रा के भरोसे ऑक्सीजन खोजते हैं, कभी बांग्लादेश के भरोसे ऑक्सीजन खोजते हैं। ये योगी जी ऑक्सीजन खोज रहे हैं अपने लिए। इसी ऑक्सीजन खोजने के क्रम में विधानसभा में जो 20-22 लड़कों ने जो उस बहन के साथ जो गलती की थी उसमें यादव मुसलमान का नाम ले रहे थे, ये सारी चीजें योगी जी घबराहट में कर रहे हैं ताकि उनकी ये 10 सीटों में कुछ मान सम्मान बच जाए, उनकी कुर्सी बची रहे। लब्बो-लुबाब यही है, उपचुनाव के लिए हो रहा है। विपक्ष का आरोप है ये सब कुछ उपचुनाव के लिए हो रहा है। आस्था जी एक चीज बताइए, एकता की बात करना क्या गलत है? हम तो एकता की बात कर रहे हैं, आप तो विभाजनकारी बात कर रहे हैं आप लोग। हम तो यही तो कहना चाहते हैं। आज आपके ही विपक्ष के नेता सलमान खुर्शीद साहब क्या कहते थे, क्या कह रहे थे? जो बांग्लादेश जैसी हालत हिंदुस्तान में भी होगी। क्या आप इस तरह का सोच लेकर के बैठे हुए हैं? आप इस तरह का सोच लेकर के बैठे हुए हैं? इस तरह का सोच लेकर के बैठ करके आप विपक्ष में एक जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को भी निभाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अरे कौन सी देशभक्ति की बातें करते हैं आप? कौन सी देशभक्ति की बात करते हैं आप? देश में आपके नेता क्या कह रहे हैं?
आपके नेता कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसी हालत हिंदुस्तान में भी हो। क्या इस तरह की गंदी राजनीति करेंगे आप? क्या इस तरह की गंदी राजनीति करेंगे आप? क्या आप यही संदेश देना चाहते हैं? विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है जो देश को कैसे चलाया जाए, विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है देश को कैसे चलाया जाए। ऐसे नहीं होता, देश को तोड़ने का प्रयास मत करते, ये देश को बांटने का प्रयास नहीं कीजिए। ये कांग्रेस की मानसिकता थी, ये कांग्रेस की ही मानसिकता जो कि देश 1947 में विभाजन हुआ, ये धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, ये कांग्रेस की मानसिकता थी। ये मानसिकता बदलने का प्रयास कीजिए, ये मानसिकता बदलिए, ये मानसिकता बदलिए, मानसिकता बदलिए, ये मानसिकता बदलिए आप। मोड़ पर मत ले जाइए, विभाजन के मोड़ पर मत ले जाइए। ठीक है, सरकार आएगी क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ धनाढ्यों की सरकार है और सिर्फ धनाढ्य लोगों की मदद करना इनका काम है और कुछ नहीं। देश के लिए कोई मतलब नहीं है। पहले तो युवा क्या करें, पहले तो परीक्षाओं के लिए धरना प्रदर्शन करें, फिर जब परीक्षाएं हों और पेपर लीक हो जाए, चलिए मुद्दे बहुत हैं, लेकिन जातिगत जनगणना और राष्ट्र के लिए एक होना, इन दोनों के इर्द गिर्द फिलहाल एक बड़ी सियासी बहस छिड़ी हुई। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्र पहले होना चाहिए, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। अब इस संदेश के बाद अखिलेश यादव ने एक बार फिर से जातिगत जनगणना के सियासी सुर छेड़े। कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत कर रही है और राहुल गांधी तो कह ही चुके हैं कि कोई शक्ति जातिगत जनगणना को नहीं रोक सकती। अब एक तरफ जाति का जिक्र है तो दूसरी तरफ धर्म का संदेश। कुल मिलाकर सियासत की ये लड़ाई एक बार फिर से जाति धर्म पर गर्मा चुकी है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।